फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज गिनी चुनी है, और हम एक साथ सबको बना लेंगे कि कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल। पहले कॉलम में मैं बना रहा हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद में हम बनाएंगे इसकी यूनिट, ठीक है, यूनिट। फिर उसके बाद हम बनाएंगे सिंबल, कि फिजिक्स में हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर हम बनाएंगे इसकी डायमेंशंस। डायमेंशंस डायमेंशंस क्या होते हैं अभी हम इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास। कौन सी है? मास, ठीक है। और मास की जो यूनिट है, और यूनिट में भी हम लिखेंगे या एस आई यूनिट, जो एस आई यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब है, इसकी यूनिट है किस्म क्या? किलोग्राम, जिसे हम लिखते हैं शॉर्ट में केजी। और मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हम अक्सर मास को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्मॉल एम, या कभी कभी कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसका डायमेंशन है कैपिटल एम, डायमेंशन है कैपिटल एम, रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एम। डायमेंशन क्या होते हैं अभी हम समझेंगे इसे। अगली फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम किसी और की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो जानी पहचानी क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और किसी भी फॉर्म में नहीं। और इसकी यूनिट क्या है? METER भी होती है इसके स्पेलिंग, METRE भी होती है, दोनों ही स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। और शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं स्मॉल एम। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है लेंथ के लिए, हम स्मॉल लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, और डायमेंशन इसकी कैपिटल। अब देखो यहाँ ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मास के लिए भी स्मॉल एम लिखा और लेंथ के लिए भी स्मॉल एम लिखा। मास का रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एम, लेकिन लेंथ की यूनिट है स्मॉल एम। समझ रहे हो? लेंथ की तो स्मॉल एम यूनिट है, और मास का अपना रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम फॉर्मूला आपने पढ़ा था 9th 10th क्लास में, F = ma। यहाँ ये क्या है? यहाँ ये मास है, और यहाँ ये क्या है? एक्सेलरेशन है। लेकिन कहीं आप लिखते हो लेंथ = 10m, तो ये मास नहीं है यहाँ। जब आपने देख लिया कि लेंथ है ये, तो मास से कोई मतलब ही नहीं। अब ये क्या है? इसका मीनिंग है 10 मीटर। इसका मीनिंग क्या है? 10 मीटर। तो कहाँ सिंबल किस, क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। लेंथ के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम किसी और टर्म्स में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, वो आपकी क्या है? टाइम। और टाइम की SI यूनिट है सेकंड, जिसे हम SC से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिर्फ S से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। 10 सेकंड का टाइम, टाइम ऑफ 10 सेकंड, 10S या स्मॉल s भी लिख देते हैं, या SC भी लिख देते हैं, या 10SEC भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? T से। जैसे कि आपने फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा है, V = U + AT। तो यहाँ T क्या है यार? ये टाइम है, टाइम का रिप्रेजेंटेशन है T, ठीक है। और इसकी डायमेंशंस होंगी, डायमेंशन में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से, ठीक है जी। टाइम के बाद में ये तीन चीजें तो आपकी हैं बहुत जानी पहचानी, बहुत जानी पहचानी है, जो अक्सर आप यूज करते हो। तीसरा और जो चौथा जो सबसे ज्यादा जाना पहचाना आपकी फिजिकल क्वांटिटी, जो कल भी हमने बात करी थी, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर की जो यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट जो बेसिक यूनिट है,
वो केल्विन है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। और केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, शॉर्ट में के, केल्विन को के से लिखते हैं, KELVIN। ओके। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन अक्सर हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैथमेटिक्स में। और इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन भी थीटा ही होती है। उसके बाद जो अगली डायमेंशन है में फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, वो आपने कम यूज करी है लेकिन फिर भी यूज तो करी है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर। और करंट का जो रिप्रेजेंटेशन है अपने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो वैसे कर लें। ठीक है। और डायमेंशन इसकी कैपिटल ए है, डायमेंशन इसकी कैपिटल ए है। करेक्ट। इसके बाद जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अगली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो है ये रोशनी। यहाँ कितनी रोशनी आ रही है, यहाँ अभी रोशनी तेज है, यहाँ रोशनी हल्की हो गई। देखो मैंने इसको लैंप को ढक लिया है तो ये रोशनी हल्की हो गई, लैंप को रोशनी तेज हो गई। तो कितनी प्रकाश, प्रकाश कितना है, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी, और इसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। LUMINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है कैंडिला। कैंडिला, कैंडिला, CANDELA, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, CD से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CD। ठीक है। इसको हम कभी अगर रिप्रेजेंट करना हुआ, हालांकि फोटोमीट्री आपके सिलेबस में नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से हमारा कभी काम ही नहीं पड़ेगा 11th 12th में, तो CD से इसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो नहीं सॉरी, सिंबल, सिंबल इसका हम इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी डायमेंशंस को लिखेंगे CD। हालांकि ये डायमेंशन 11th 12th लेवल पर कहीं भी यूज नहीं होती है। तो ये है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी डायमेंशंस। सिंबल कितनी हो गई कुल मिलाकर के, मास 1, लेंथ 2, टाइम 3, टेम्परेचर 4, इलेक्ट्रिक करंट 5 और ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6। 6 आपकी ये फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी सब इसी में से निकल कर आती है, बाकी सारी इसमें से निकल कर आती है। फोर्स भी इसी में से, फोर्स को आप मास, लेंथ, टाइम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या किसी दूसरे को इलेक्ट्रिक करंट के रूप में या टेम्परेचर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी को एक दूसरे से रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते। तो ये आपकी होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दो क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो, लेकिन उन्हें भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही रख देते हैं, मान लेते हैं उन्हें हम फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिख लेते हैं। कौन सा है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और इसे आप किस में मेजर करते हैं, प्लेन एंगल को आप किस में मेजर करते हैं बताओ। एंगल, एंगल सीधी सी बात है, एंगल किस में मेजर करते हो आप, किस यूनिट में मेजर करते हैं एंगल, किसी को याद है, बोलो। अच्छा भाई एक चीज एक और रह गई मेरे से, ये एक और रह गई है। प्लेन एंगल से पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अक्सर केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, उसे भी फिजिकल क्वांटिटी माना जाता है। आ, कौन सी, फंडामेंटल, क्या है ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसकी जो यूनिट है वो है मोल, MOLE, लेकिन शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं MOL, मॉल। ठीक। सिंबल, सिंबल इसका
एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स याद करो, कभी आपने केमिस्ट्री में वर्ड सुना हो, नंबर ऑफ मोल्स एन, एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डायमेंशन इसकी एम ओ एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद में 2 फिजिकल क्वांटिटीज और हैं जिन्हें प्रिंसिपल की तरह ही ले लिया जाता है, हालांकि वो प्रिंसिपल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती, फंडामेंटल नहीं होती। जैसा है, कौन सा है? एक है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसे आप किस में मेजर करते हैं? जिसे आप मेजर करते हैं रेडियन में। इसमें रेडियन, पाई रेडियन का एंगल, पाई/2 रेडियन का एंगल, जिसे आप डिग्री में मेजर कर लेते हैं, रेडियन इसका यूनिट है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको हम रेड। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आप हर जगह एंगल को थीटा ही रिप्रेजेंट करते हो, या थीटा या अल्फा या बीटा कुछ भी मान सकते हैं। और इसकी डायमेंशन भी रेड है। हालांकि इन डायमेंशंस का फिलहाल हमारी इन सारे डायमेंशंस का हमारा फिलहाल 12th में काम नहीं पड़ता। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के साथ में एक एंगल और है जिसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस टी ई, स्टेरेडियन। एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या एस आर के साथ साथ इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस टी आर से भी। एस टी आर, स्टेरेडियन, एस टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सिंबल है ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, अंदर की तरफ घूमा हुआ है। डब्ल्यू तो ये होता है, देखो, डब्ल्यू तो, डब्ल्यू के जो आर्म्स हैं वो अंदर घूमे हुए नहीं होते। दिस इज डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू, और ये है ओमेगा, अंदर की तरफ घूमा हुआ। ठीक है। और डायमेंशन इसकी भी एस टी आर ही लिखा करते हैं हम, डायमेंशन। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझ लीजिए कि है क्या चीज ये। प्लेन एंगल तो सब आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या? प्लेन एंगल है एक स्ट्रक्चर जो दो लाइंस के इंटरसेक्ट करने से बनता है। व्हाट इज ए प्लेन एंगल? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग टू स्ट्रेट लाइन। इन दोनों के बीच में जो बना ये, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एंगल बोलते हैं। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। कहीं भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को मीट कर जाए, किसी एक पॉइंट पर काट जाए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? आपका एंगल। एक्चुअली ये एंगल नहीं है, ये है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल। दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, तो ये लाइंस का पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का आपको काम नहीं पड़ेगा कभी भी फिलहाल, मतलब आपके 12th लेवल तक सॉलिड एंगल का काम नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है? जिसे हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, और ओमेगा इसका रिप्रेजेंटेशन है। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, ये जो प्लेन एंगल है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन सॉलिड एंगल आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब क्या है सॉलिड एंगल? थोड़ा सा मैं यहाँ आसपास ढूंढूं, मुझे कुछ मिल जाए तो। ये मुझे मिल गई ढेर सारी टूथपिक। ठीक है। अब इन टूथपिक की हेल्प से समझिए कि सॉलिड एंगल क्या होता है। राइट। ये मेरा एक इरेगुलर क्रॉस सेक्शन का ये है, और मैंने यहाँ से एक लाइन ली इसके किनारे से, और कहाँ तक पहुँचाई? अपने पेन की टिप तक पहुँचाई। ये मेरे पेन की टिप है, मैंने इस पेन की टिप को दबा लिया अपने उंगलियों के बीच में। ये लाइन मैंने यहाँ ली, और कहाँ तक पहुँचा दी? पेन की टिप तक। दिख रही है आपको लाइन? फिर एक लाइन मैंने यहाँ से ये ली, पहुँचा दी पेन की टिप तक। फिर मैंने एक लाइन यहाँ से ली और पहुँचा दी पेन की टिप तक। और कितनी? इस तरह की सैकड़ों, सैकड़ों टूथपिक मैं यहाँ खड़ी कर लूँ। बस सीधी बात यह है कि शुरुआत इसकी कहाँ से होनी? टूथपिक की शुरुआत होनी इसकी ये किनारे से, है ना?
और मैंने ले करके यहाँ ये बहुत सारी टूथपिक कहाँ तक पहुंचा दी, पेन की टिप तक पहुंचा दी, जो पेन की टिप इस टाइम मेरी उंगलियों के बीच में दबी हुई है। और ये पूरा का पूरा मैंने बहुत सारी टूथपिक, अब मैं इसे हटा रहा हूँ। मैं टूथपिक टूथपिक देखो जरा ध्यान से, टूथपिक टूथपिक देखना। तो जब बहुत सारी टूथपिक मैंने यहाँ लगा रखी हैं, ये ऐसे, ये सारी लाइन कहाँ से चल रही है आपकी, ये सारी लाइन चल रही है उस स्ट्रक्चर के किनारे पर से। तो इसके बीच में देखो, यहाँ इस इन सारी टूथपिक के बीच में क्या बनेगा, इन सारी टूथपिक के बीच में एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बिल्कुल आइसक्रीम के कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ कहाँ पर, इन सारी टूथपिक के बीच में, ऐसे ये आइसक्रीम के कोन के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिख रहा है आपको कि आइसक्रीम के कोन के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, किन से, सारी टूथपिक से मिलकर के। तो ये जो यहाँ इसके अंदर बन गया है, कौन, ये जो यहाँ इसके अंदर बन गया है, ये पूरा का पूरा एंगल कहलाता है क्या, सॉलिड एंगल। ये जो एंगल बन गया है, ये दो लाइन से मिलकर बना हुआ नहीं है, हजारों लाखों लाइन से मिलकर के बना हुआ है। डायग्राम में मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको। ये मेरा कोई एक इरेगुलर शेप का है, सर्किल भी हो सकता है, रेगुलर शेप का भी हो सकता है, मैं तो इरेगुलर शेप का जानबूझ के बना रहा हूँ। और यहाँ कोई एक पॉइंट है, तो इस रेगुलर इरेगुलर शेप के किनारों से, इस रेगुलर इरेगुलर शेप के किनारों से क्या कर दो, बहुत सारी लाइनें बना दो अपने उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आपको एंगल चाहिए। ये वो है जो मैंने टूथपिक लगाई थी अभी बहुत सारी, किनारों से चल करके पॉइंट पी तक। तो पॉइंट पी के बीच जो ये स्ट्रक्चर बना है, दो लाइनों से भी नहीं बना, ये दो लाइन से नहीं बना है, तो सैकड़ों हजारों लाइनों से बना हुआ है। बस ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से, ओमेगा। अगर सिर्फ दो लाइन मिलती है जो एक दूसरे की, जैसे दो लाइन यहाँ मैंने मिला दी, तो इनके बीच बनने वाला एंगल ये दो लाइन मैंने यहाँ मिला दी, इनके बीच ये अब ये पूरा स्ट्रक्चर, ये दोनों लाइनें और ये जो बन गए नोक बन गई इसकी, सब मिलकर के ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा प्लेन एंगल। लेकिन जब बहुत सारी लाइनें किसी एक सरफेस से चलकर, ये किसी एक पॉइंट से नहीं चलेंगी, ये तो एक पॉइंट से ये लाइन चली, एक पॉइंट से ये लाइन चली, दो पॉइंट से चली और एक पॉइंट पर मिल गई, तीन ही पॉइंट है। लेकिन यहाँ किसी सरफेस के किनारे किनारे से चलकर किसी एक पॉइंट पर जब बहुत सारी लाइनें मिली, तो इन लाइंस के बीच में स्ट्रक्चर जो बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। हालांकि आपका काम अभी 11th-12th लेवल पर शायद नहीं पड़ेगा, एक आध कोई क्वेश्चन, कोई डेरिवेशन ऐसी है जिसमें सॉलिड एंगल का काम पड़ता है, उसको भी हम बिना सॉलिड एंगल लिए ही काम चला देते हैं। क्लियर हो गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल।